Good morning students, welcome once again. I hope all of you will be good. बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 16 विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। विराम चिन्ह क्या होता है? जब हम किसी बात को बोलते या लिखते हैं तो हमें रुकना पड़ता है। जहाँ हम रुकते हैं वहाँ कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। समझ में आया आपको कि जब हम बोलते या लिखते समय कहीं रुकेंगे या हमें रुकना पड़ता है तो वहाँ पर जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। बातचीत करते समय हम सदा समान प्रवाह से ना तो बोलते हैं ना ही लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कंटिन्यू किसी चीज़ को बोलते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हमें वहाँ पे रुकना पड़ता है। अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए हमें वाक्य के बीच में शब्दों, वाक्यांशों व वाक्यों पर बल देना पड़ता है। ठीक है, तो हमें अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? वाक्य के बीच में शब्दों को, वाक्यांशों व वाक्यों पर बल देना पड़ता है। ठीक है, बल देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। ऐसे में कहीं थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कहीं अधिक देर के लिए, कहीं प्रश्न प्रकट करने की मुद्रा में बोलना पड़ता है तो कहीं आश्चर्य प्रकट करने की मुद्रा में। वाक्य में इन परिस्थितियों को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। क्लियर हुआ बच्चों आपको ये? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विराम चिन्ह की परिभाषा। लिखते समय वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। क्लियर हुआ कि लिखते समय वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब है विराम चिन्हों का महत्व। लेखन में विराम चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि थोड़े से परिवर्तन से ही वाक्य का अर्थ बदल जाता है। समझ में आया कि थोड़ा सा यदि परिवर्तन वाक्य में हो जाता है तो वहाँ उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण दे रखा है, दो चित्र दे रखे हैं और उसके नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है, आओ, फिर अल्पविराम लगा हुआ है, फिर लगा हुआ मत जाओ, और दूसरे वाक्य में कह रहा है आओ मत जाओ। अब तुम दोनों को देखोगे और जहाँ ये अल्पविराम लगा है उसी से दोनों का जो अर्थ है वह परिवर्तित हो गया है। अब पहला है आओ के बाद लगा कि आओ मत जाओ, वो बुला रही है, उसको कह रही है कि मत जाओ। किंतु दूसरे वाक्य में आओ मत के बाद विराम अल्प विराम लगा हुआ है तो वहाँ उसका अर्थ बिल्कुल अलग हो गया कि आओ मत, तुम्हें नहीं आना है, तुम जाओ। तो दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग हो गया है। तो ऐसा किसके कारण हुआ? विराम चिन्ह लगने से हुआ। उपर्युक्त वाक्यों में विराम चिन्ह के जरा से बदलाव से अर्थ में परिवर्तन आ गया है। पहले वाक्य में रुकने का संकेत है और दूसरे में ना रुकने का। क्लियर हुआ बच्चों आपको? ये समझ में आया कि विराम चिन्ह का से अर्थ परिवर्तित हो जाता है। विराम चिन्ह हमें कहाँ कितना रुकना है ये बताते हैं। विराम चिन्ह लेखक के भावों को समझने में हमारी सहायता भी करते हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब हम भी देखेंगे कि हिंदी में कौन कौन से विराम चिन्ह हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। पहला है अल्प विराम, जिसको हम बोलते हैं कोमा। वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकने की आवश्यकता होती है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई वाक्य है उसमें हमें थोड़ा सा रुकना है बस, तो वहाँ कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? वहाँ पर लगेगा अल्प विराम। ठीक है, जैसे मेरे पिता और मेरी माता कल घूमने जाएंगे, तो हम जरा सा ही रुक रहे हैं। दूसरा है अर्ध विराम यानी कि सेमीकोलन। ठीक है, वाक्य में जब अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुका जाता है तथा पूर्ण विराम से कम रुकने की जहाँ स्थिति होती है वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये हुआ कि अल्प विराम से ज़्यादा रुकना है और पूर्ण विराम से कम रुकना है, तो वहाँ कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग होगा। जैसे मैं गाता रहा, वह सुनती रही।
ठीक है, तो मैं गाता रहा, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा रुके, वह सुनती रही। अब आता है पूर्ण विराम। जब वाक्य की समाप्ति हो जाती है, जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है, तो वहाँ पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। वाक्य की समाप्ति या पूर्ण होने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, तो जैसे सदा सत्य बोलो, हमारा वाक्य पूर्ण हुआ तो वहाँ लगेगा पूर्ण विराम। अब है प्रश्न सूचक चिन्ह। जैसा कि नाम है, जहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है वहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाए वहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, तो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन सा लगेगा, तो इसमें लगेगा प्रश्न सूचक चिन्ह। अब है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मय, जहाँ पे किसी जो विस्मय होता है, ठीक है, आश्चर्य होता है, कोई भाव होते हैं, तो वहाँ पे विस्मयादि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, शोक, घृणा, खुशी आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्य के अंत में होता है। जैसे वाह, तो वाह के बाद देखो आप कौन सा लगा हुआ, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक यानी कि इस चीज को हमें बताना है उसके बारे में। निर्देशक चिन्हों का प्रयोग वार्तालाप, कथोपकथन या कथन से पहले संवाद के नाम के बाद किया जाता है। जैसे हमने लिखा, किसी चीज़ के बारे में हमें बताना है कि हमें इस टॉपिक पर लिखना है या बोलना है, तो वहाँ लगेगा निर्देशक चिन्ह। जैसे हमने लिखा विद्यालय, विद्यालय पे हमें कुछ बात लिखनी है, तो उसके आगे जो चिन्ह लगेगा उसको हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। जैसे आपकी उदाहरण दे रखा है वसंत ऋतु। इस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अनुपम और अविस्मरणीय होती है। तो बसंत ऋतु के बाद साइन ऑफ डैश, तो जो डैश का चिन्ह होता है वो ही निर्देशक चिन्ह होता है। अब है योजक चिन्ह। जैसा कि नाम है योजक, यानी दो चीजों को जोड़ना। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों की आवृत्ति होने पर तथा दो शब्दों के बीच और का लोप होने पर किया जाता है। जैसे कई शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार बोले जाते हैं, दो शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं रोज रोज, अब रोज रोज आया तो रोज रोज के बीच में क्या लग गया है, यहाँ पर योजक चिन्ह लग गया। ठीक है, वह दिन रात मेहनत करता है। ठीक है, तो दिन और रात, जहाँ और का लोप हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ। अब है उद्धरण चिन्ह। किसी कथन शब्द को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग दो तरीके से किया जाता है। उद्धरण चिन्ह दो तरीके से होते हैं, एक होता है इकारा और एक होता है दोहरा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकारा उद्धरण चिन्ह, जिसको हम कहते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा लगाते हैं ना हम, एक तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगता है, एक लगता है डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे हम इकहरा उद्धरण चिन्ह। किसी विशेष, जैसे वस्तु, व्यक्ति, पुस्तक आदि का नाम लिखने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कबीरदास हिंदी के प्रमुख कवि थे। तो कबीरदास के आगे आप देखोगे उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन वो इकहरा लगा है, ओनली एक ही लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा है, इकहरा उद्धरण चिन्ह हो गया। तो कैसे लगता है, जो किसी विशेष वस्तु होती है, कोई चीज़ विशेष होती है, वो वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, पुस्तक हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर उसको उसके प्रयोग के लिए, उसको बताने के लिए, उसको लिखने के लिए हमें इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर है दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी के कथन को उसी की भाषा या भाव में व्यक्त करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेहरू जी ने कहा था। अब नेहरू जी ने कोई चीज़ बात कही है, जो बात कहने वाली है, उसको हम दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे। जैसे आराम हराम है, तो आराम हराम है डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि इकहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ लगता है और दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ लगता है। अब है लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह। किसी प्रसिद्ध एवं विशेष शब्द को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा, हम डॉक्टर लिखते हैं, तो डॉक्टर को हम शॉर्ट में भी लिख देते हैं कि डा लिखा, उसके और लगाया और एक बिंदी टाइप का हम लगा देते हैं।
तो ये संक्षेप या लाघव चिन्ह हो गया। जैसे प्रोफेसर तो प्रो करके कर देते हैं, दिनांक को दी करके, प्रश्न को प्र, तो इन सारी चीज़ों को हम लाघव चिन्ह लगा के छोटा कर देते हैं। अब है त्रुटिबोधक चिन्ह। यदि कोई चीज़ हमसे गलती से लिखते टाइम रह गई है तो वहाँ पर हम त्रुटिबोधक चिन्ह लगाते हैं। वाक्य लिखते समय छूट गए शब्दों को सूचित करने का संकेत त्रुटिबोधक चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे युधिष्ठिर को धर्मराज का कहा जाता है। अब हम अवतार लिखना भूल गए तो अवतार हमने ऊपर लिख दिया और वहाँ पे लगा दिया हमने त्रुटिबोधक चिन्ह। तो आपको पूरे सारे समझ में आ गए कि कौन कौन से चिन्ह होते हैं और कहाँ कैसे लगाए जाते हैं। तो बच्चों इनको आप एक बार और पढ़िएगा, इन सारे चिन्हों को, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गए। और कुछ उदाहरण भी लिखना कि किस तरीके से हमें कौन सा चिन्ह कहाँ पर लगाना है। अब है कि हमने इस पुस्तक में क्या पढ़ा, इस पाठ के अंदर हमने क्या पढ़ा, उसको हम दोहरा लेते हैं। लिखते समय वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ये परिभाषा है, ये आपको अच्छे से याद करनी है कि ये लिखते समय वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, और विराम चिन्ह के थोड़े से परिवर्तन से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। कि यदि हमने कोई विराम चिन्ह लगाया तो उससे क्या होगा, वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो बच्चों आज हुआ आपका विराम चिन्ह वाला अध्याय कंप्लीट हो गया है, ये पूरा हो गया है। अब हम आपसे अगले अध्याय में मिलेंगे। धन्यवाद।